वेलकम टू दी न्यू वीडियो गाइस। और आज की इस वीडियो में मैं बहुत महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ना ट्रिकी टॉपिक है और उसकी ना वीडियोस कम हैं यूट्यूब पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक कहानी के रूप में आपको ह्यूमन एनाटॉमी समझ आ जाए, थोड़ी कहानी के टाइप की होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आ जाए और थोड़ा सा भी पास हूँ मैं अगर, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने लेक्चर्स को। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए शुरू कर रहा हूँ मैं। जो टॉपिक का नाम है वो बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं जैसे कि हम बोलते हैं तो जो हम टॉपिक शुरू कर रहे थे उसका नाम है होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो होम्योस्टेटिस आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब होम्यो का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर एक टर्म है होम्यो। ठीक है, बेसिकली एक टर्म है। तो यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लूँ पहले, और फिर दूसरी वर्ड है स्टेटिस। ठीक है, होम्यो का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं सेमिनर। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग स्टिल स्टैंडिंग ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, बोलेंगे क्या, होम्योस्टेटिस ना एक टाइप की, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है या बैकवर्ड में आ रही है। तो हम यहाँ पे पढ़ते क्या थे कि बैलेंस हो रही है, बेसिकली बैलेंस पढ़ रहे थे यहाँ पे हम। ठीक है, या मेंटेन्ड कंडीशन पढ़ रहे थे हम। ठीक है, तो इसी को लगभग आपका होम्योस्टेटिस बोला जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसका डेफिनेशन, अगर हम लोग डेफिनेशन को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो डेफिनेशन भी ऐसे ही बनेगी इसकी। ठीक है, हम अपने आप से बना लेते हैं कि इट इज़ द कंडीशन, इट इज़ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सीधी सी बात पता चल रही है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है, इन द बॉडी, सीधी सी बात है, बॉडीज़ में। और बॉडी के अंदर भी कहाँ पे, इंटरनल एनवायरनमेंट में। ठीक है, अंदर बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अंदर के अंदर ही कंडीशन में क्या सुधार आ रहा है। आप देखो, इसको समझाने के लिए ना, आपको अभी तक समझ नहीं आया होगा, इसको समझाने के लिए ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ एक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा ब्लड। तो ब्लड के अंदर एक चीज़ होती है शुगर लेवल। ठीक है, अब नॉर्मली जो शुगर लेवल है ना, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये शुगर लेवल जो है आपका, शुगर लेवल रहता है आपका 70 to 110। ठीक है, 70 to 110 mg के आसपास रहता है। ठीक है, पर 100 ml ऑफ योर ब्लड। ठीक है, तो इतना रहता है ना, तो ये एक मेंटेन्ड कंडीशन है। ठीक है, बैलेंस कंडीशन है या मेंटेन कंडीशन है, तो इसी को हम होम्योस्टेटिस बोलेंगे। ठीक है, एक स्टैंडिंग स्टेट है, इतनी तो होती है, और ये मेंटेन स्टेट है, एक नॉर्मल रेंज बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज लिखी हुई है। ठीक है, और यही मेंटेन रेंज है। अगर इसी को ब्लड शुगर लेवल यहाँ से अगर बढ़ जाए या कम हो जाए, तो ये जो है वो डिस्टर्बन का कारण है, डिस्टर्ब कर दिया किसी चीज़ ने उसको, तो बढ़ या घट गया। ठीक है, तो होम्योस्टेटिस आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कंट्रोल कैसे किया जाए होम्योस्टेटिस को, कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेटिस अब आगे पढ़ने वाले हैं हम। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेटिस। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक जो है बेसिकली थोड़ा सा आपको इजीली पड़ेगा। ठीक है,
अब देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आती है कि होम्योस्टेटिस तो हमें समझ आ गया, अब इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। अब होम्योस्टेटिस को कंट्रोल करने के लिए पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा होम्योस्टेटिस का मतलब क्या था कि नॉर्मल रेंज में रहे या मेंटेन रहे आपकी बॉडी। तो इसको ख़राब कौन करता है? तो इसको ना कोई डिस्टर्ब करता है, ठीक है। आपको ना बहुत सारे एनवायरनमेंट में होता है, जैसे आपका सोशल एनवायरनमेंट, बाहर का फ्रेंड सर्कल कैसा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहर की बॉडी जो है वो कैसे कैसा एनवायरनमेंट को झेल रही है, और इंटरनल एनवायरनमेंट अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का डिस्ट्रप्शन बॉडी को झेलना पड़ता है, जिसके कारण होम्योस्टेटिस जो होती है बिगड़ती है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, मतलब बॉडी हमारी कैसे रिएक्ट करती है इन चीज़ों के ऊपर, और फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। तो बेसिकली अगर हम फीडबैक मैकेनिज्म को समझे ना, तो यार दोस्तों फीडबैक मैकेनिज्म जो है ना बेसिकली आपका इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रेगुलेट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इसको ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब ये करता कैसे है, ठीक है, ये करता कैसे है ये देख लेते हैं, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला स्टेप होता है, ये क्या करता है, पहला स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप बता रहा हूँ। पहला स्टेप है ये मॉनिटर करता है, ठीक है, पहला मॉनिटर करता है ये। दूसरा स्टेप है ये फिर उसको जो मॉनिटर किया है उसको इवेल्युएट करता है कि वो चीज़ ये सही है कि नहीं है। और तीसरी चीज़ पे आए हैं जैसे ही, तो तीसरे नंबर पे उनको देख के और उनके अंदर कुछ चेंज करना है तो उनको चेंज करता है, ठीक है। फिर ये जो टॉपिक है वो आ जाता है स्टेप नंबर 4 पे, फिर स्टेप नंबर 5 पे, फिर स्टेप नंबर 6 पे, ठीक है। ये 3 स्टेप जो होते हैं इन्हीं को तीनों चीज को बार बार करने का स्टेप होता है। तो देखो स्टेप 4 पे क्या होगा, री मॉनिटर करेगा उस चीज़ को, ठीक है, फिर री इवेल्युएट करेगा उस चीज़ को, और फिर री चेंज कर देगा उस चीज़ को, और ऐसे ही ये बार बार प्रोसेस होती रहेगी। यही फीडबैक मैकेनिज्म होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल कंडीशन, ठीक है, कंट्रोल्ड कंडीशन, कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। कंट्रोल्ड कंडीशन क्या होती है कि जो चीज़ आप मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है, मॉनिटर कर सकते हो, वो होती है आपकी कंट्रोल कंडीशन, ठीक है। अब जैसे कि मान लो वेरिएबल होता है कंट्रोल कंडीशन कि आप देखो जिस चीज़ को आप देख पा रहे हो, जैसे कि एक एग्जांपल में ले लूँ मैं, जैसे मैंने पिछली बार में आपको बताया कि बीपी का ब्लड प्रेशर का आप मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है, ब्लड में शुगर लेवल को आप मॉनिटर कर सकते हो, ये कंट्रोल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि जो ये जो है इन्वायरमेंट में जो असर ला रहा है ना, उस चीज़ को कहते क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं स्टुमलाई या स्टुमलस, ठीक है। तो ये स्टुमलस वर्ड है ना, ये आपने ना चैप्टर नंबर 7 आपने क्लास 10th में भी पढ़ा ही होगा, ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टिमुलस हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ होता क्या है ये, है ना, एक डेफिनेशन टाइप की आप समझ सकते हो उसको। डेफिनेशन में अगर कुछ भी नहीं है समझाने के लिए तो ऐसे, ठीक है, बट अगर लिखूँ तो इसको लिखूँगा मैं डिस्ट्रप्शन होगा, एक टाइप का डिस्ट्रप्शन होता है ये, है ना, और डिस्ट्रप्शन विच चेंज कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल कंडीशन को चेंज कर देगा ये, ठीक है, जो कंट्रोल्ड आपकी उसको चेंज कर देगा, कंट्रोल आपकी जो प्रोसेस होगी उसको चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स कितने होते हैं फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका रिसेप्टार, ठीक है। तो रिसेप्टार जो होता है बेसिकली कुछ नहीं होता, ये आपका एक टाइप के प्रोटीनिशियस प्रोटीन की एक वो बोल सकते हो कवरिंग जो आपकी स्किन के ऊपर होती है, जो मॉनिटर करती है चेंजेस को, ठीक है।
ये ही चीज़ जो है मॉनिटर कर देती है चेंजेस को, ठीक है। और भेजती किसके पास है, कंट्रोल सेंटर के पास। ये है आपका कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर ह्यूमन के अंदर आपको बेसिकली पता ही होना चाहिए, ब्रेन होता है, ठीक है, कंट्रोल सेंटर तो किसी भी चीज़ का। और लास्ट जो पॉइंट है वो आता है इफेक्टार। इफेक्टार जिसके ऊपर इफेक्ट आने वाला है वही इफेक्टार होता है। इसको मैं समझाने के लिए ना आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव मैकेनिज्म क्या होता है, आपका फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 4 एग्जांपल समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये वाला पेन ले लेता हूँ। तो देखो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ, एक ब्लड वेसल्स बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ब्लड वेसल बना लिया, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल को मैं नाम देता हूँ जैसे ऑटा है ये, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक स्टिमुलस आया और इसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया ब्लड प्रेशर को। अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो मेरा ब्लड प्रेशर जैसे इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे ना जो एरोटा होती है ना, ओटा, यहाँ पे भी कुछ रिसेप्टार्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेप्टार्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पे रिसेप्टार का नाम है यहाँ पे बैरो रिसेप्टार, ठीक है, बैरो रिसेप्टार, ये है बैरो रिसेप्टार। और बैरो रिसेप्टार जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको प्रेजेंट पता ही होना चाहिए, आगे भी आने वाला है क्योंकि प्रेजेंट इन ऑटा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिसेप्टार हैं, आपने भी पढ़े होंगे, पहले भी पढ़े होंगे। तो ये रिसेप्टार जो है, रिसेप्टार अब कहाँ पे भेजेगा, कंट्रोल सेंटर के पास। तो कंट्रोल सेंटर कौन है, ब्रेन। तो यहाँ पे ले लो ब्रेन। अब ये ब्रेन के पास ये मैसेज लेके गया। अब ब्रेन क्या कहेगा, ब्रेन कहेगा कि भाई बीपी बढ़ गया ना, तो बीपी बढ़ गया है तो जितनी भी आपकी वेसल्स हैं उसको डायलेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे वेसो डायलेशन के लिए कमांड देगा कौन, ब्रेन। अब वेसो डायलेशन की कमांड दी है ब्रेन ने, और ब्रेन जो ये लेके आया है और वेसो डायलेशन के लिए बोला गया है, तो वेसो डायलेट कहाँ पे होगी, वेसल्स को डायलेट करेगा। वेसल्स ब्लड वेसल्स होंगी जिसको डायलेट करेगा। तो जिसको डायलेट कर रहा है वही आपका इफेक्टार ऑर्गन होगा, ठीक है, वही आपका इफेक्टार होगा। तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था तब से। इफेक्टार क्या होता है, रिसेप्टार क्या होता है, और कंट्रोल सेंटर क्या होता है। आपको एक एग्जांपल के साथ समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।